गवर्नमेंट की वेबसाइट। नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एनसीसी में युवाओं की बढ़ती भागीदारी को सराहा। कहा, युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है एनसीसी। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर बवाल। भीड़ ने पुलिस टीम पर किया पथराव। भाजपा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कल से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। 32 दलों के 42 नेता रहे मौजूद। किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार। डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर बन रहा है भारत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से फैल रहा है यूपीआई। आरबीआई ने एक रिपोर्ट में दी जानकारी। और पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के सामने 534 रन का विशाल लक्ष्य भारत ने रखा। यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने खेली शतकीय पारी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश में अब तक 100 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गौरैया पक्षी के संरक्षण की अपील की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान के तहत किए जा रहे छोटे छोटे प्रयासों की सराहना की है, जिससे कि एक बड़ा अभियान बनता जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान ने देश में 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने का अहम आंकड़ा पार कर लिया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू हुए इस अभियान में देशवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाना एवं इस धरा के भविष्य को सुरक्षित रखना है। एक तरफ जहां यह अभियान देश में लोकप्रिय हो रहा है, वहीं अब ये दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के गयाना दौरे पर वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली सपरिवार एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए। पीएम मोदी ने एक बार फिर आम जनता से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना है। यहां 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए। राजस्थान के जैसलमेर में इस अभियान के द्वारा एक अनोखा रिकॉर्ड बना। यहां महिलाओं की एक टीम ने 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाए। बिहार में जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने 75 लाख पेड़ लगाने का अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गौरैया संरक्षण पर जोर दिया है। उन्होंने चेन्नई के कुडगूल ट्रस्ट के गौरैया की आबादी बढ़ाने के प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि हर देशवासियों को ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि गौरैया की संख्या में गिरावट को रोका जा सके और देशवासी गौरैया संरक्षण की दिशा में योगदान कर सकें। चेन्नई के कुडुगल ट्रस्ट ने गौरैया की आबादी बढ़ाने के लिए स्कूल के बच्चों को अपने अभियान में शामिल किया है। संस्थान के लोग स्कूलों में जाकर बच्चों को बताते हैं कि गौरैया रोजमर्रा के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। ये संस्थान बच्चों को गौरैया का घोंसला बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। देश में 1 दशक पहले शुरू किए गए स्वच्छता अभियान का असर हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। सरकारी कार्यालयों में पुरानी फाइलों के हटने से एक तरफ जगह बन रही है, वहीं इन कार्यालयों में काम करने वाले स्वच्छता को लेकर गंभीर हुए हैं। देश के युवा साफ सफाई को लेकर तरह तरह के नवाचार कर रहे हैं, जो कि सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में युवा
बेकार समझे जाने वाली चीजों को लेकर कचरे से कंचन बना रहे हैं, तरह तरह के इनोवेशन कर रहे हैं। इससे वो पैसे कमा रहे हैं, रोजगार के साधन विकसित कर रहे हैं। ये युवा अपने प्रयासों से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बड़ी बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान के तहत छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करते हुए देश की जनता से इस अभियान से अपने तरीके से जुड़ने का एक बार फिर आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान आज जमकर बवाल हुआ। हालांकि बवाल के बावजूद सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। अदालत की ओर से नियुक्त टीम जब सर्वे करने पहुंची तो हालात बेकाबू हो गए। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई भीड़ ने सुरक्षा के लिए मौजूद पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हालांकि पत्थरबाजी और झड़प के बीच ही अदालत द्वारा नियुक्त सर्वे टीम ने जामा मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे का काम पूरा कर लिया। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद के मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका पर बीती 19 नवंबर को स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में सर्वेक्षण किया गया था। मस्जिद के सर्वे के लिए आज भी टीम जब पहुंची तभी बवाल हो गया। माननीय न्यायालय का यह आदेश था, उसी के अनुरूप सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है। पिछली बार रात्रि के कारण सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए आज सुबह का समय चुना गया था, जिस समय नमाज भी नहीं होती है और सब कुछ शांति व्यवस्था से हो सकता था। इसलिए 7 से 11 का समय हमें दिया गया था। हालांकि वो सर्वे कल करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जो आज का दिन है वो ठीक रहेगा, तो उन्होंने फिर आज का उनको लेके आए हम सभी को। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ की जो जामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है। तो बाहर कुछ भीड़ है जिन्होंने शरारती तत्व उन्होंने पत्थरबाजी का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के संभल में पत्थरबाजी की घटना पर मंडलायुक्त आनंजय कुमार सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे चल रहा था। इसी दौरान कुछ लोग एकत्रित होकर मस्जिद के बाहर नारेबाजी करने लगे, साथ ही पथराव भी करने लगे। मुरादाबाद कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि पत्थरबाजी के बीच किसी ने फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस पूरे मामले में 3 लोगों की मौत हुई है। इस संबंध में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक और संभल के पीआरओ के पैर में भी छर्रे लगने से वे घायल हुए हैं। सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद, जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाएं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है। और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया। 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ, उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। संभल की घटना को लेकर भाजपा नेता और प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि संभल में जो बवाल हुआ वो अखिलेश यादव की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। संभल में आज जिस प्रकार से बवाल हुआ, उसके पीछे समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी की विभाजनकारी सोच कहीं ना कहीं हावी दिखती है। बेचैनी, बदहवासी और हताशा, निराशा है समाजवादी पार्टी आज की उनकी हरकतों से जिस समझा जा सकता है। इस प्रकार से उपचुनाव में करारी हार मिली है, ये जख्म इतना गहरा है कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता निश्चित रूप से आज परेशान है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हेमंत सोरेन कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हेमंत सोरेन का 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल ने उन्हें औपचारिक निमंत्रण पत्र भेजा है। झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा और साथ ही साथ कांग्रेस गठबंधन ने कुल 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और इस विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा है।
इस्तीफा सौंपने के बाद राज्यपाल ने उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में 28 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इससे पहले महागठबंधन विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर हुई। इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई माले के नवनिर्वाचित विधायक शामिल हुए। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 56 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं भाजपा गठबंधन को केवल 24 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 34 सीटें आई हैं। और इससे पहले रांची में कांग्रेस भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में राज्य कांग्रेस के बड़े नेता समेत सभी विधायक मौजूद रहे। आरजेडी ऑफिस में भी राष्ट्रीय जनता दल के 4 विधायकों की बैठक आयोजित की गई। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में 32 दलों के 42 नेता मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, साथ ही सदन में सबकी भागीदारी भी जरूरी है। हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो। कोई भी विषय पार्लियामेंट में रखता है तो शांतिपूर्वक उस विषय को चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है, लेकिन सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। हमने आरंभ में हर पॉलिटिकल पार्टी को अपील किया है कि ये शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले। इसमें सबका सहयोग चाहिए और सबका भागीदारी जरूरी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संविधान दिवस के 75 वर्ष पूरे होने पर अहम डॉक्यूमेंट जारी किए जाएंगे। साथ ही देश भर में अनेक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। जब संविधान सभा में एडॉप्ट किया गया उसका 75 साल 26 नवंबर 2024 को पूरा होगा, तो ये 75 वर्ष पूरा होने पर संविधान दिवस बहुत अच्छी तरह से मनाया जाएगा। संविधान सदन में दोनों सदन के सदस्यों के साथ देश के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ एड्रेस करेंगे और साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हम रिलीज करने वाले हैं। संविधान से जुड़े हुए कई चीज़ें प्रकाशित होने वाले हैं। 18वीं लोकसभा का तीसरा सत्र 25 नवंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा। 25 नवंबर से 24 संसद का वर्तमान सत्र और लोकसभा का ये सत्र 25 नवंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा। 18वीं लोकसभा के तीसरे सत्र और राज्यसभा के 266वें सत्र के दौरान मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 और वक्फ संशोधन विधेयक सहित विभिन्न विधेयकों को पेश किया जाना है। दोनों सदनों के संसदीय बुलेटिनों के अनुसार सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों में 16 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें भारतीय वायुयान विधेयक 2024, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 शामिल हैं। इसके साथ ही गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024, बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2024 पेश किया जाएगा। इसके अलावा समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक 2024, रेलवे संशोधन विधेयक 2024 और बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं इसमें मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 शामिल हैं। इसके साथ ही बॉयलर्स विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक और पंजाब न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 भी पेश किए जाएंगे। इसके अलावा मर्चेंट शिपिंग बिल, तटीय नौवहन बिल, भारतीय बंदरगाह विधेयक सदन में पेश किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच पर चर्चा और मतदान के लिए संबंधित विनियोग विधेयक प्रस्तुत कर उसे पारित किया जाएगा। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया है। शिवसेना विधायक दल की बैठक आज होगी। विधायक दल का नेता आज अपने नेता का चुनाव करेंगे। इस बैठक में एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना जाना निश्चित माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 57 सीटें जीती हैं। शिवसेना ने अपने सहयोगी दलों भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी और अन्य दलों के साथ कुल 235 सीटों पर जीत दर्ज की है। देश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छा काम इस देश के प्रगति के लिए कर रहे हैं, अमित भाई शाह अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी दोनों की सभाएं बहुत अच्छी और महाराष्ट्र में लोगों को बहुत ही अच्छा लगा उनकी सभाओं की वजह से। और जो एक है तो सेफ है, बटेंगे तो पटेंगे, जो नारे उन्होंने लगाए हिंदुत्व के मुद्दे के आधार पर, तो वो भी लोगों को अच्छे लगे, क्योंकि हमारी पार्टी जो है आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी को विचारों को आगे लेके जाने वाली पार्टी और एकनाथ शिंदे जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। मुंबई में एनसीपी विधायकों की बैठक में अजित पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि सर्वसम्मत से अजित पवार को पार्टी का नेता चुना गया है और हमने उनसे पार्टी के संबंध में आगे के फैसले लेने की अपील की है। हमारे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव पार्टी जो एनसीपी की है, उसके नेता के पद पर अजित पवार साहब का वहाँ पर चयन किया। सभी ने स्वागत किया इस बात का और साथ साथ में अजित पवार साहब को ये अधिकार दिया कि आगे की जो भी बातचीत है उसमें आप पार्टी के हिसाब से योग्य निर्णय लीजिए। सरकार में शामिल होने का भी निर्णय आपको अधिकार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपीआई नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसके कारण भारत डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने एक रिपोर्ट में कहा कि यूपीआई के जरिए अक्टूबर में 16.6 अरब लेन देन हुए। साथ ही अब इस दौरान इंस्टेंट डेबिट रिवर्सल 86% रहा, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 77% था। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने रिपोर्ट में कहा कि भारत का यूपीआई एक ओपन एंडेड सिस्टम है। इसमें एक सिंगल एप्लीकेशन के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या फिर व्यक्ति से व्यापारी के बीच आसानी से लेन देन किया जा सकता है। पात्रा ने कहा कि भारत में ग्रामीण आबादी का लगभग 40% और 20 से 30 वर्ष की आयु वर्ग की कुल आबादी के 78% लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जिनमें से लगभग 1/3 परिवार उपभोग्य सामग्रियों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद करते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई आकर्षित करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है। साल 1991 से लेकर 2024 के बीच देश में कुल 1059 अरब डॉलर का एफडीआई आया। इस अवधि में कुल एफडीआई का 65% यानी करीब 690 अरब डॉलर सिर्फ 2014 से 2024 के बीच आया। गौरतलब है कि 1991 में जब से देश में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से लेकर 2014 तक के बीच में 370 अरब डॉलर का एफडीआई आया था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार की नीतियों ने भी अहम भूमिका निभाई है। 2014 के बाद रक्षा, बीमा, रियल एस्टेट, स्पेस और बुनियादी ढांचे जैसे क्रिटिकल क्षेत्रों को एफडीआई निवेश के लिए खोला गया, जिसका असर अर्थव्यवस्था में निवेश पर दिखाई दे रहा है। आरबीआई और वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एफडीआई भी ये तेजी पूरी दुनिया में भारत के निवेश के प्रति बदलते नजरिए का पैमाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ओडिशा पर्व कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। ओडिया विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए ओडिशा पर्व का आयोजन 22 से 24 नवंबर तक किया गया है। इस वर्ष ओडिशा की समृद्ध विरासत के रंग बिरंगे सांस्कृतिक रूपों को दर्शाते हुए राज्य के जीवंत सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक लोकाचार को प्रदर्शित किया गया। आज ओडिशा पर्व का समापन होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ब्रिटेन और जर्मनी के 6 दिन के दौरे के लिए कल रवाना हुए। फरवरी 2025 में भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने और निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 देशों का दौरा कर रहे हैं। विदेश यात्रा के दौरान 3 दिन ब्रिटेन के लंदन, बर्मिंघम और 2 दिन जर्मनी के म्यूनिख और स्टुटगार्ट शहर का दौरा करेंगे। इन स्थानों पर वे औद्योगिक सहयोग के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। और अब बात क्रिकेट की। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हार का खतरा मंडराने लगा है। भारत द्वारा 534 रन का विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे दिन की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 12 रन बना लिए हैं। इससे पहले तीसरे दिन भारत ने यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के शतक की मदद से दूसरी पारी 6 विकेट पर 487 रन बनाकर घोषित कर दी। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया में पहला और करियर का चौथा शानदार टेस्ट शतक जमाया। यशस्वी जायसवाल 161 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले मैच में शतक जमाने वाले तीसरे भारतीय हैं। उनसे पहले सुनील गावस्कर ने 1977, एस जयसिम्हा ने 1968 में यह कारनामा कर दिखाया था। वहीं केएल राहुल 77 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली ने टेस्ट करियर का 30वां शतक लगाने में सफलता पाई। उनके शतक लगाते ही कप्तान बुमराह ने पारी घोषित कर दी। कोहली 100 और नीतीश कुमार रेड्डी ने 38 रन बनाकर पिच पर नाबाद रहे। गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज शहीदी दिवस के अवसर पर समाज में प्रेम और एकता को बढ़ावा देने वाले महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक और सच्चे देशभक्त के रूप में उन्हें याद किया जाता है। सन 1664 में गुरु हरि कृष्ण की मृत्यु के बाद सिखों के 9वें गुरु के रूप में गुरु गद्दी सौंपी गई थी। आज 24 नवंबर का दिन है। आज ही के दिन गुरु तेग बहादुर जी ने देश के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनकी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। क्यों कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर? आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। साधन हेत इत जिन करी, शीस दिया पर सिय न उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 21 अप्रैल 1621 में अमृतसर में गुरु हरगोविंद साहब के 5वें पुत्र के रूप में हुआ। महज 14 वर्ष की आयु में मुगलों के साथ हुए युद्ध में इनके पराक्रम को देखकर गुरु हरगोविंद साहब ने इनका नाम तेग बहादुर रख दिया। सन 1664 में गुरु हरकृष्ण साहिब जी की ज्योति ज्योत में समाने के बाद सिखों के 9वें गुरु के रूप में गुरु तेग बहादुर जी को गुरु द गद्दी सौंप दी गई। गुरु तेग बहादुर जी अपने पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी को गुरु द गद्दी सौंपकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए उनके मंदिर जो औरंगजेब गिरा रहा था और जनेऊ उतार रहा था, उन्होंने शहादत दी चांदनी चौक दिल्ली में आकर। और उनकी जो शरीर था, बॉडी था, वो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का धड़ जिसको बोलते हैं, वो इसी जगह पे गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जो आप सुशोभित है, आप देख रहे हैं। धड़ का संस्कार भाई लखी शाह वनजारा ने अपने घर पे रखे किया और उनका शीशगंज गुरुद्वारा है, वहाँ से वो पंजाब की धरती अनंतपुर साहब पहुँचा था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर जी के सामने औरंगजेब ने उनके सभी साथियों को शहीद करवाने के बाद दिल्ली के चांदनी चौक पर 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटकर उन्हें शहीद कर दिया। एक और आताताई और अत्याचारी मुगल थे जो भारत के समाज का धर्म परिवर्तन के लिए आमादा थे। वहीं दूसरी ओर अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाले गुरु तेग बहादुर जी थे, जिन्होंने मदद मांगने वालों के पक्ष में अपना बलिदान कर दिया। देश की संस्कृति और धर्म के लिए अपना शीश तक न्यौछावर कर दिया। ऐसे महान गुरु और महान बलिदानी गुरु के लिए कहा जाता है, जय मरे दीन के हेत सूरा सोई, पुरजा पुरजा कट मरे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीटी न्यूज़ दिल्ली। तो धर्म, आदर्श
और समाज की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस आज। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।